चुनाव। अक्सर लोग इसे सिर्फ सत्ता का खेल समझते हैं, लेकिन अगर इसे सही नजरिए से देखें तो ये असल में शासन को बेहतर बनाने का एक विज्ञान है, एक इंजीनियरिंग है। आज हम डेटा और रणनीति की इस दुनिया में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे आंकड़े एक बेहतर भविष्य का खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। हमारा केस स्टडी है उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, संख्या 273। ये सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये सटीक राजनीति को समझने की एक प्रयोगशाला है। यहाँ का हर वोट एक कहानी कहता है और हर नतीजा आने वाले कल का एक संकेत देता है। तो चलिए देखते हैं कि इस विश्लेषण का सफर कैसा रहेगा। हम 6 हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले मिल्कीपुर की जमीन और वहां के लोगों को जानेंगे, फिर आंकड़ों की कहानी सुनेंगे और समझेंगे कि जनादेश कैसे बनता बिगड़ता है। इसके बाद जीत के लिए एक 4 मुखी खाका और एक 90 दिन की योजना पर नजर डालेंगे, और अंत में हम उस सबसे जरूरी बात पर लौटेंगे कि असली लक्ष्य हमेशा बेहतर शासन ही होता है। देखिए, किसी भी रणनीति की नींव जमीन की समझ से ही रखी जाती है। तो सवाल ये है कि मिल्कीपुर का सामाजिक और राजनीतिक ताना-बाना कैसा है, इसका इतिहास क्या कहता है और यहाँ के मतदाता किन समीकरणों से जुड़े हुए हैं। अब मिल्कीपुर की राजनीति की धुरी क्या है? वो है यहाँ का जातीय समीकरण। ये एक आरक्षित सीट है और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ 2 सबसे बड़े समूह हैं, पासी दलित और ब्राह्मण। दोनों की संख्या लगभग 80-80 हजार है। इनके बाद यादव, ठाकुर और मुस्लिम आते हैं। इन्हीं समूहों के गठजोड़ से चुनावी नतीजे तय होते हैं। मिल्कीपुर का चुनावी इतिहास एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखाता है। यहाँ जीत कभी समाजवादी पार्टी तो कभी भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाती रही है। मतलब साफ है, यहाँ जीत किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा गठबंधन ज्यादा मजबूत बनता है। तो अब जमीनी हकीकत से आगे बढ़ते हैं और उन ठोस आंकड़ों को देखते हैं जो हमारी रणनीति की नींव हैं। क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, वो एक कहानी सुनाते हैं, बस उन्हें पढ़ने का हुनर चाहिए। चलिए 2022 के आंकड़ों से शुरू करते हैं। मिल्कीपुर में कुल मतदाताओं की संख्या थी 3,58,203। ये एक बड़ा आंकड़ा है जो दिखाता है कि इस क्षेत्र का चुनावी महत्व कितना ज्यादा है। इनमें से लगभग 60.44% लोगों ने वोट डाला। ये आंकड़ा राजनीतिक भागीदारी के स्तर को दिखाता है। और एक और बात ध्यान देने वाली है, पिछले कुछ चुनावों से मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ा है। 2022 में समाजवादी पार्टी की जीत हुई और जीत का अंतर था 13,338 वोट। ये अंतर हमें बताता है कि मुकाबला कितना करीबी था। कुछ हजार वोट भी नतीजों को इधर से उधर कर सकते थे। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं वो कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। 2022 में सपा को 48% और भाजपा को 42% वोट मिले थे। लेकिन 2025 के उपचुनाव में तस्वीर पूरी तरह पलट गई। सपा का वोट शेयर गिरकर 35% पर आ गया और भाजपा का बढ़कर 60% हो गया। अब इसे सिर्फ एक हार की तरह देखना एक भूल होगी। ये असल में मतदाताओं का एक बहुत बड़ा, एक बहुत साफ संकेत था। ये टेबल हमें एक लंबा ऐतिहासिक संदर्भ देती है। 1993 से लेकर 2025 तक आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों पार्टियों का वोट प्रतिशत ऊपर नीचे होता रहा है। लेकिन एक चीज पर खास ध्यान दें, मतदान प्रतिशत। ये लगातार बढ़ा है और 2025 के उपचुनाव में तो ये रिकॉर्ड 67.92% तक पहुंच गया। ये साफ दिखाता है कि मतदाता अब राजनीति में पहले से ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये आंकड़े आखिर बदले क्यों? क्या हुआ से ज्यादा जरूरी होता है ये समझना कि क्यों हुआ। चलिए इस जनादेश के पीछे के मूल कारणों का विश्लेषण करते हैं। जमीन पर लोगों से बात करने पर एक अजीब सी सच्चाई सामने आती है। एक मतदाता ने बहुत अच्छी बात कही, किसान अपनी फसल के नुकसान और नौकरियों की कमी की बात तो करते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वो अपनी जाति के साथ ही जाते हैं। मतलब साफ है, स्थानीय मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन वोट का आखिरी फैसला अभी भी जातीय समीकरणों से ही हो रहा है। तो 2025 के उपचुनाव का सबसे बड़ा संकेत यही था। समाजवादी पार्टी का जो पारंपरिक पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए समीकरण था, उसकी सबसे मजबूत कड़ी यानी पासी दलित वोट बैंक, उसमें एक बड़ी दरार आ गई थी। और देखिए, जब भी कोई पारंपरिक वोट बैंक टूटता है ना, तो ये हमें एक बहुत जरूरी लोकतांत्रिक मूल्य की याद दिलाता है।
असली राजनीतिक ताकत किसी एक समूह पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वो हर एक मतदाता के सम्मान पर टिकी होती है, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय का हो। और ये सम्मान सिर्फ एक जिम्मेदार और सूचित सार्वजनिक संवाद से ही पैदा हो सकता है। ठीक है, विश्लेषण हो गया। अब समाधान की बात करते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हम एक संरचित ढांचा पेश कर रहे हैं, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के 4 चेहरे या 4 स्तंभ हैं। पहला है चुनावी चेहरा, दूसरा संगठनात्मक चेहरा, तीसरा नैरेटिव यानी कथात्मक चेहरा, और चौथा संसाधन चेहरा। ये चारों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी प्रणाली है जहां हर हिस्सा दूसरे को ताकत देता है। चुनावी चेहरे का सबसे पहला काम है पीडीए गठबंधन को फिर से खड़ा करना। इसके लिए पासी दलित गांवों में उनकी असल शिकायतों जैसे कि फसल का नुकसान पर केंद्रित संदेश देना होगा। साथ ही यादव और ब्राह्मण समर्थकों को फिर से सक्रिय करना होगा और घर घर जाकर विश्वास का एक नया रिश्ता बनाना होगा। संगठन के बिना कोई भी रणनीति सिर्फ कागज पर रह जाती है, इसलिए संगठनात्मक चेहरे का काम है जमीनी मशीनरी को मजबूत करना। इसका मतलब है संयुक्त अभियान समितियां बनाना, युवा दलित स्वयंसेवकों को जोड़ना और उन्हें प्रशिक्षित करना, और सबसे जरूरी हर बूथ का प्रबंधन डेटा के आधार पर करना। अब बात आती है विचारों की लड़ाई की, यानी नैरेटिव की। यहाँ एक ऐसा संदेश बनाना होगा जो सबको जोड़े, सबका सम्मान, सबका विकास। इसके साथ साथ भाजपा की स्थानीय विफलताओं को उजागर करना, सपा की पिछली सफलताओं को याद दिलाना और स्थानीय मुद्दों से जुड़े सरल नारों का इस्तेमाल करना जो आम लोगों से सीधे जुड़ सकें। और आखिर में संसाधन। यह रणनीति ज्यादा पैसा खर्च करने की नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से खर्च करने की है। व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे मुफ्त डिजिटल चैनलों का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। पैसे की ताकत का मुकाबला अपने स्वयं सेवकों के जुनून और मेहनत से करना होगा। और सबसे जरूरी बात, चुनाव आयोग के हर नियम का सख्ती से पालन करना। एक अच्छी रणनीति को एक ठोस एक्शन प्लान की जरूरत होती है। तो अब हम इस चतुर्मुख सिद्धांत को एक समय सीमा में बांधते हैं, एक 90 दिन की कार्य योजना में। ये है जीत के 90 दिन की सीढ़ी। चुनाव से 90 दिन पहले एक कोर टीम बनती है और लक्ष्य तय होते हैं। 60 दिन पहले से घर घर जाकर संपर्क शुरू होता है। 30 दिन पहले प्रचार और युवाओं को जोड़ने का काम तेज किया जाता है। 15 दिन पहले सिर्फ उन गांवों में रैलियां होती हैं जहां मुकाबला कड़ा है। आखिरी हफ्ते में अंतिम दौर का जनसंपर्क होता है और चुनाव के दिन हर एक मतदाता को पोलिंग बूथ तक लाने का पूरा अभियान चलाया जाता है। और इस पूरी योजना के दिल में लोगों की असली समस्याएं हैं। जरा एक मतदाता की ये आवाज सुनिए। हमारी सरसों और दूसरी फसलें आवारा पशु बर्बाद कर रहे हैं। हमें सिर्फ वादे नहीं, इसका समाधान चाहिए। ये एक आवाज हजारों आंकड़ों से ज्यादा ताकतवर है। आज के जमाने में डिजिटल माध्यमों के बिना कोई अभियान पूरा हो ही नहीं सकता। व्हाट्सएप का इस्तेमाल हर समुदाय के लिए अलग अलग ग्रुप बनाकर सही संदेश पहुंचाने और अफवाहों को काटने के लिए किया जा सकता है। और इंस्टाग्राम रील्स के जरिए उम्मीदवार को स्थानीय मुद्दों और लोगों के साथ सीधे जुड़ते हुए दिखाया जा सकता है। हाँ, डिजिटल अभियान आज की जरूरत है, लेकिन तकनीक के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, और वो जिम्मेदारी है निजता का सम्मान। किसी भी डिजिटल अभियान में मतदाता की प्राइवेसी सबसे ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब है पारदर्शी होना और लोगों से सहमति लेना, जो हमारे देश के डेटा संरक्षण सिद्धांतों के भी अनुरूप हैं। तकनीक का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी के साथ ही होना चाहिए। अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं। इस पूरे रणनीतिक कवायद को उसके अंतिम मकसद से जोड़ते हैं, जो है प्रभावी और जन केंद्रित शासन। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव कैसे जीता जाए। असली सवाल तो ये है कि विश्वास का वो सिस्टम कैसे बनाया जाए जो अभियान में किए गए वादों पर खरा उतरे। जीत एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली मंजिल तो शासन है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।